आज नवीन विधानसभा भवन में सत्र के प्रथम दिन सदन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सदन के सदस्य माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, कामना करता हूं आप सदैव स्वस्थ सुखी प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे, मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। आज सदन से मैं अपेक्षा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का 25 वर्ष पूर्ण हो रहा है। यह रजत जयंती वर्ष हमारे लिए उपलब्धिपूर्ण रहा है। बीते 25 वर्षों में हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए सम्मानजनक मुकाम हासिल किया है। इसके लिए प्रथम विधानसभा से लेकर षष्ठम विधानसभा के कार्यकाल तक के सभा के सदस्य रहे सभी सदस्यगणों को स्मरण करने का आज मैं उन्हें याद करता हूं, उन सबको मैं नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन में आयोजित यह प्रथम कार्य दिवस है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने इस अवसर का हमें साक्षी होने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नवीन विधानसभा भवन में सचिवालय द्वारा यह पूरी कोशिश की गई है कि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। उसके बावजूद मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में और व्यवस्था के परिवर्तन में कहीं न कहीं असुविधा हो जाती है, रहती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी आपको इस विधानसभा परिसर में प्रवेश से लेकर अपने सीट पे बैठने तक यदि आपको लगता है कि आपकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन छोटी मोटी जरूरत है तो उस परिवर्तन के लिए आने वाले विधानसभा सत्र के पहले हमारी तैयारी हो जाएगी। आप लिखित में कृपया सूचित करेंगे तो अच्छा रहेगा। नवीन विधानसभा के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अपेक्षा की थी कि यह केवल नई विधानसभा का उद्घाटन का समारोह नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 वर्षों की जन आकांक्षाओं, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्साह है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इस भवन के हर कक्ष में जनता की आवाज प्रतिबिंबित होती है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ की भाग्य को दिशा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना को सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर आहूत शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2025 को इस भवन की प्रथम बैठक विजन 2047 पर निर्धारित की है। यह महत्वपूर्ण चर्चा राष्ट्र और राज्य के हित, सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 प्रदेश के समग्र कल्याण को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए इस विषय में सर्व सहभागिता और सर्व सहमति का पवित्र भाव समाहित है। इस विषय को लेकर होने वाली चर्चा में से प्राप्त निष्कर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्ध, सुखद, सफल हो इसका निर्धारण करेगा। साथ ही राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ को में प्रभावी भूमिका का निर्धारण भी करेगा। अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पक्ष विपक्ष के मध्य एक गंभीर, सार्थक, परिणाममूलक चर्चा की अपेक्षा थी, परंतु विपक्ष द्वारा इस चर्चा में उपस्थित नहीं होने से का निर्णय प्रदेश के विकास के प्रति उनकी किस दृष्टिकोण को इंगित करता है, कहां तक संसदीय व्यवस्था के लिए यही उचित है, यह मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। साथ ही मेरा विश्वास है कि सरकार द्वारा जो अंजोर विजन 2047 पर अपना पक्ष रखा जाएगा, उनके यह विचार भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य की दिशा और दशा को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, नागरिक देवो भव, आज हम उस मंत्र को आत्मसात कर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अपेक्षा की है
कि लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना को आत्मसात करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान सत्र में 14 से 19 दिसंबर 2025 के मध्य इस नवीन विधानसभा में आहूत है। इसमें इस सभा की प्रतिबद्धता दिखती है। आज शनिवार और रविवार सामान्य तौर पर जब सदन में अवकाश होता है, हम कार्य कर रहे हैं। यह अपनी आपसी सहमति और संसदीय मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा को परिभाषित करता है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को यह आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नवीन भवन माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से कार्य करने को संकल्पित है। मैंने आरंभ में ही आपसे अनुरोध किया और अंत में भी आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यह नवीन भवन, जिसमें आपको हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करना है, प्रारंभिक तौर पर नवीन विधानसभा की व्यवस्थाओं में हमारे अधिकतम समन्वय के बावजूद भी व्यवहारिक ढंग से कुछ असुविधा हमारे समक्ष आएगी। आप सबसे सादर सहयोग और विधानसभा को अपेक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी अपने विचार रखेंगे। एक मिनट चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हम सबका सौभाग्य है कि इस नए सदन में पहली बार हम सब आपके सहयोग से यहाँ पर पहुँचे हैं और सामने वाले कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि ये इस पवित्र सदन के पवित्र दिन के समय में अनुपस्थित हैं और बहानेबाजी करके उपस्थित हैं। किसी को रैली में जाना है लेकिन सदन की अवमानना करके इन्होंने बहिष्कार किया है। जनता इनको हमेशा बहिष्कार करते रहेगी और ये इसी तरह से बाहर रहेंगे सदन। मैं इनके बहिष्कार की भर्त्सना करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन भवन की सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा आज इस उत्कृष्ट भवन तक पहुंची है 25 वर्षों में। इसमें आपका भी बड़ा योगदान रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय धर्मजीत जी ने कहा, मेरे मन में भी वही विचार आ रहा था। जिस दिन सेंट्रल विस्टा बना था, जिस दिन सेंट्रल विस्टा का पहला सत्र हुआ था, उस दिन भी विपक्ष के लोगों ने बहिष्कार किया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 5 प्रणों में रखा है कि गुलामी की जो प्रतीक हैं उनको समाप्त करना है और कहीं ना कहीं संसद भवन देश का अंग्रेजों के कार्यकाल में बना था, इसलिए उन्होंने नया सेंट्रल विस्टा बनाया और नया सेंट्रल विस्टा बना और पहला जो सत्र हुआ था उसमें भी विपक्ष बहिष्कार किया था और आज जो पहला यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया है। इसलिए जनता इनको हमेशा बहिष्कृत करती रहेगी, पूरा देश उनका बहिष्कार करता रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ अंजोर ये विजन डॉक्यूमेंट हमारी सरकार ने तैयार किया है और एक प्रयास किया है कि भविष्य के लिए हम अपने प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक, एक नई दिशा तक लेकर जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल में भारत देश के लिए विकसित भारत 2047 तक कैसे बने, इसके लिए वो एक रोड मैप बनाकर योजनाबद्ध तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उसी प्रेरणा से छत्तीसगढ़ भी इस विकास यात्रा में बराबर की अपनी भागीदारी दे सके, इस सोच के साथ छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक के लिए सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। अध्यक्ष महोदय, जो विजन डॉक्यूमेंट जब 2047 की बात होती है, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनने की बात करते हैं, तो विपक्ष कहता है 2047 के लिए लोग बात कर रहे हैं, अभी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये अनर्गल आरोप लगाने का काम विपक्ष करता है। अध्यक्ष महोदय, जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, जब तक हम कुछ बड़ा सपना देखकर, बड़ा सोच रखकर, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलेंगे, तब तक अध्यक्ष महोदय किसी बड़े बिंदु तक नहीं पहुंचा जा सकता। माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई करनी है
तो उसे क्रमबद्ध तरीके से ही धीरे धीरे उस फतह को प्राप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2047 तक के ही लक्ष्य इसमें निर्धारित नहीं है। अल्पकालिक रूप से 2030 तक के लिए भी अनेक रणनीतियों पर काम होगा, 2035 तक के लिए मध्यकालिक रूप से अनेक रणनीतियों पर काम होगा और 2047 तक दीर्घकालिक रूप से भी अनेक नीतियों पर काम होगा। अध्यक्ष महोदय, अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को लगातार आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा देश जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से बहुत बड़ी छलांग हमारा देश लगा सकता है। हमारे देश की डेमोग्राफी आज पूरी तरह से युवाओं की डेमोग्राफी है। आज हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, एजेड हो रही है, जब जापान की औसत आयु 47 वर्ष हम देखते हैं, यूरोप की औसत आयु जब हम 46 वर्ष देखते हैं, वैसी परिस्थिति में हमारे देश की औसत आयु आज मात्र 28-29 वर्ष के बीच में है और इस तरह से देश आज एक युवा आबादी के रूप में खड़ा है। और हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की औसत आबादी देश के एवरेज से, औसत आयु से भी कम है, लगभग 24 वर्ष के आसपास है, तो हमारा डेमोग्राफी और भी युवा है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, हमारे भिलाई से संबंध रखने वाले, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अभी। उस पुस्तक में उन्होंने भारत की कंपाउंडिंग स्टोरी के बारे में पूरा जिक्र किया है कि देश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर सकती है, जिस तरह से मोदी जी के लीडरशिप में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी डेमोग्राफी है, तो किस तरह से हमारे देश में आर्थिक विकास की कंपाउंडिंग हो सकती है। इस पर उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने माना है कि भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, इस मोड़ पर 8% के आसपास ग्रोथ रेट अचीव किया जा सकता है और 8% का ग्रोथ रेट उन्होंने एस्टिमेट किया है और 5% का इन्फ्लेशन उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की चर्चा करते हैं तो 8 + 5 = 13 होता है अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने रुपए का डॉलर के कंपैरिजन में -1% का डेप्रिसिएशन काउंट किया है। तो 8 + 5 = 13 और 13 - 1 = 12% की उन्होंने 12% के CAGR से देश के इकोनॉमी के कंपाउंडिंग स्टोरी की गणना की है। अध्यक्ष महोदय, अगर 12% की रेट से भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर 12% के CAGR से कंपाउंडिंग करती है, तो 6 साल में इकोनॉमी की साइज डबल हो सकती है और आने वाले 24 वर्षों में, लगभग 25 वर्षों 2047 तक के हम संदर्भ में बात करते हैं, तो आने वाले 24 वर्षों में इस इकोनॉमी के साइज की 4 बार डबलिंग होगी, जिसके कारण कंपाउंडिंग के कारण इकोनॉमी की साइज 16 टाइम्स 16 गुना बढ़ सकती है और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। अध्यक्ष महोदय, जब 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी, तब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 10 साल तक यूपीए ने राज किया, 2004 से 2014 तक। और 2014 में जब ये सत्ता से जब जनता ने इन्हें बाहर किया, तब भी दुर्भाग्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर ही थी। 10 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था रैंक की दृष्टि से कोई छलांग नहीं लगा पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और आज 11 वर्षों बाद हम देश की दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर हम कहते हैं कि $4 ट्रिलियन की आज इकोनॉमी है और भारत के कंपाउंडिंग स्टोरी पे अगर हम 16 टाइम्स आने वाले 24 सालों के लिए एस्टिमेट करें, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था $64 ट्रिलियन की हो सकती है। हमने एक बेसिक एस्टिमेशन, एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने प्रस्तुत किया। चलिए 64 ना हो, 50 हो, 50 ना हो, 40 भी हो, अगर 40 ना हो 30 भी हो, $30 ट्रिलियन भी हो, तब भी हमारे इकोनॉमी में आने वाले 24-25 सालों में $26 ट्रिलियन की नई वैल्यू क्रिएट होने वाली है। वही मैं मानता हूं कि आज जो पीढ़ी हमारे देश में और प्रदेश में जी रही है, ये अपॉर्चुनिटी हमारी इस पीढ़ी के पास है। अपने खुद के आर्थिक विकास की दृष्टि से, खुद के बिजनेस की दृष्टि से, खुद के इंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से हमारे युवाओं के पास एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है।
आज दुनिया के किसी देश के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के भी हमने कैलकुलेशन करके छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास किए हैं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 2000 में 21,000 करोड़ रुपए थी, वो आज 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। इसको 2047 तक लगभग 15 टाइम्स तक बढ़ाते हुए, जब हमने बेस स्टार्ट किया था तब जीएसडीपी 5 लाख करोड़ के आसपास थी, उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की एक सपना, एक विजन, एक रोड मैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है। और भारत की जो इकोनॉमी की कंपाउंडिंग स्टोरी होगी, उसी तरह की कंपाउंडिंग स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उससे बेहतर हो, इस दिशा में निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। इस सोच के साथ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का प्रथम बजट आया था, उसमें प्रथम बजट भाषण में उनके निर्देश पर हमने कहा था कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और ये विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये तैयार करने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट है 2047 के लिए, इसे 27 मई को इस परियोजना पर काम प्रारंभ किया गया और इसे आगे 27 मई 2024 को इस पर काम प्रारंभ किया गया और काम करते करते 17 जुलाई 2024 को इसे संपन्न किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लोगों के ज्यादा से ज्यादा परामर्श, उनका सहयोग, उनके विचार अलग अलग सेक्शन से लिए गए। अध्यक्ष महोदय, जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया थी, उसमें लगातार स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की जाती रही। लगातार लोगों से ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, शिक्षाविदों के वेबिनार के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप के प्रदेश भर के एक्सपर्ट्स के माध्यम से इसको अलग अलग तरह के सुझाव लिए गए। सम्माननीय विधायकों को, सम्माननीय मंत्रियों से अलग अलग विभागवार चर्चा करके इसे तैयार करने की दिशा में काम किया गया। अलग अलग टीम बनाई गई और 1 लाख से ज्यादा कंसल्टेशन के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो डेमोग्राफी का जो विवरण है, जो ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें जो डेमोग्राफी का विवरण है वो 3 करोड़ की लगभग हमारी जनसंख्या है, जो आने वाले 2047 में 3 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ 80 लाख तक के होने का अनुमान है। जो औसत उम्र है वो उस समय 36 से 37 साल तक होगी। उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 से बढ़कर 84 के लगभग होगी। जो शहरी जनसंख्या है अभी 27% है, वो 40 से 45% के बीच में होगी। इसमें जो सामाजिक इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, सामाजिक सूचकांक हैं, उसमें बेरोजगारी की दृष्टि से इसमें कमी लाने की दिशा में प्रयास किया होगा। महिला श्रम शक्ति की सहभागिता आज हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 60% महिलाओं की है, वो बढ़कर लगभग 75% तक होगी। अध्यक्ष महोदय, साक्षरता दर को लगभग 100% 99% से ऊपर तक ले जाने का भी इसमें लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर जो लगातार कम होता रहा, उसे भी और कम करते हुए राष्ट्रीय औसत से भी कम ले जाकर के इसे लेस देन 10 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक रूप से जो जीडीपी का साइज है वो 5 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ होगा। कृषि से जीडीपी लगभग 10 से 11 लाख करोड़ के लगभग उस समय होगी। जो उद्योग से जीडीपी है वो 25 से 27 लाख करोड़ के लगभग होगी और सेवा क्षेत्र से जो जीडीपी है वो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास होगी। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय, जो हमारे छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी में जो किया जाता है वह किया गया। जो स्ट्रेंथ पर आधारित 6 प्रकार के विकासमूलक थीम बनाए गए। वीकनेस पर आधारित जो हमारे स्टेट की ग्रोथ के लिए जो वीकनेस हैं उनको दूर करते हुए 4 अलग थीम बनाए गए और प्रमुख रूप से 3 इनेबलर्स इस रणनीतिक रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। इसमें एक बड़ा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहला बिंदु है।
दूसरा बिंदु है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन, और तीसरा बिंदु है अधिकाधिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन रणनीतियों के आधार पर इन 13 थीमों के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सम्माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का, हमारे उप मुख्यमंत्रियों का भी इस विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में चर्चा होगी। इसमें मैं विशेष रूप से जो कुछ थीम के तहत अभी जो कुछ काम हुए हैं, छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में जो यात्रा की है और आने वाले वर्षों के लिए जो रणनीतियां हैं, उसके संदर्भ में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो एजुकेशन की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ ने जो बड़ी छलांग लगाई है, उसके संदर्भ में हम सबको गर्व भी है और आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के तहत काम करने की भी आवश्यकता है। सन 2000 में जब आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, तब अध्यक्ष महोदय हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 2018 में तक आपने प्रदेश का नेतृत्व किया। 2003 से 2018 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में IIT भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स भी आया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, HNLU भी आया, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NIT भी बना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, IIIT भी बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CPET भी बना प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए। वहीं मैं कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से सदन को और प्रदेश को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व के साथ पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में 3 और राष्ट्रीय संस्थानों के लिए उन्होंने बुनियाद रख दी है। 3 का रास्ता प्रशस्त हो गया है। पहला है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इतना बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के छलांग की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से प्रदेश में लगाई है। प्रयास एवं संभावनाएं, भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि और भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में आए। इस दृष्टिकोण से जो हम प्रयास करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए, SPA के लिए, स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट, ISER के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए, और नाइपर के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों की दृष्टि से तैयार किए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए परिकल्पना की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 2030 तक का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है अभी, वो हमारे मूल रूप से फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार अधिकाधिक कैसे सृजित हो। सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और पिछले 5 सालों में जितनी सरकारी भर्तियां हुई थी, उससे ज्यादा सरकारी भर्तियां इन 5 सालों में निश्चित रूप से की जाएंगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई भी कंपटीशन एग्जाम कोई बच्चा देता है तो आप जानते हैं कि 5 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें 500,000 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक नीति निर्माता के रूप में, एक शासन के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक समाज के रूप में जो सेलेक्ट होता है, उससे ज्यादा हम सबको चिंता जो सेलेक्ट नहीं हो पाता है उसकी भी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्ट होता है उसके पास तो मीडिया भी जाती है, उसका इंटरव्यू भी छपता है, हम लोग भी जाकर फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया में डालते हैं। लेकिन 5 लाख लोगों में अगर 1,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 4,99,000 बच्चे हमारे उस एग्जाम में सेलेक्ट होने से अगर रह जा रहे हैं, तो उनकी चिंता करना भी नीति निर्माताओं का काम है। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से रोजगार सृजन पर आधारित औद्योगिक नीति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है। पहले अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति का जो तरीका होता था, उसमें सब्सिडी देने का, छूट देने का जो तरीका होता था,
वो निवेश आधारित होता था, इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता था। अगर 1000 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये छूट दी जाएगी, अगर कोई 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये छूट दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान होता था। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिकाधिक उनके लिए जॉब क्रिएशन हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो, इस विजन के साथ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयार करवाया है, जिसके तहत जो सब्सिडी दी जाएगी, जो छूट दी जाएगी, उसके लिए अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को क्राइटेरिया बना दिया गया है। अगर कोई इन्वेस्टर अगर आप आकर के 1000 रोजगार सृजित करता है तो उसको ये छूट मिलेगी, अगर 2000 रोजगार सृजित करता है तो ये छूट मिलेगी। इस रणनीति के तहत नई औद्योगिक नीति को तैयार किया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो कोर्स है, जो पढ़ाई है, आज के जमाने में अध्यक्ष महोदय बहुत प्रोफेशन केंद्रित, स्किल केंद्रित हो गई है। अगर हमारे युवा भाई बहन स्किल केंद्रित जो पढ़ाई करेंगे तो उससे उनको जॉब क्रिएशन में, भविष्य बनाने में ज्यादा आसान होगा। अध्यक्ष महोदय, केवल काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए हम पढ़ाई कर लें तो आज के जमाने में, आज के प्रतिस्पर्धी जमाने में, आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड में, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है। हमारी लर्निंग, हमारा सीखना, हमारा स्किल ज्यादा कारगर होता है। इस बात को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमको रोजगार परक कोर्सेस को हमको बढ़ावा देना है। इस सोच के साथ अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजेस और फिजियोथेरेपी कॉलेज में किस तरह की छलांग सरकार ने लगाई है, हमारे छत्तीसगढ़ ने लगाई है, उसका मैं विवरण देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज थे, जबकि पिछले साल के बजट में एक साथ 12 नए नर्सिंग कॉलेज लिए गए अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से फिजियोथेरेपी का एक कॉलेज था अध्यक्ष महोदय, उसमें 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज एक साथ बजट में लेकर के स्टार्ट किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, वो बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे हेवी इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री पर आधारित इकोनॉमी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम हेवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रोजगार सृजन उतने अच्छे तरीके से उस पर नहीं हो पाता है। जो रोजगार सृजन होता है अध्यक्ष महोदय, जैसे स्टील सेक्टर पर माना गया है कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 0.37 रोजगार ही क्रिएट हो पाते हैं, अर्थात 1 करोड़ के स्टील सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर 1 से भी कम रोजगार पैदा होता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये प्रयास किया गया है कि हम इसको ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट करें। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी वो हिस्सा है जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो सके। जैसे अध्यक्ष महोदय, गारमेंट सेक्टर में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 30 नए रोजगार पैदा होते हैं। आईटी, केपीओ, बीपीओ सेक्टर में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 50 रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में कोर सेक्टर मजबूत है, लेकिन टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर वीक है। इसके कारण से रोजगार सृजन में हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक दिक्कतें आती है और जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बड़ी मुश्किल से 500,000 रोजगार ही पैदा होते हैं। इसलिए नई औद्योगिक नीति में भी और ओवरऑल पॉलिसीज में भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि हम रोजगार परक चीजों को ज्यादा बढ़ावा दें। इस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्विस सेक्टर का जीएसडीपी में, स्टेट के जीएसडीपी में जो योगदान है वो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम है, लगभग 20% कम है। जो राष्ट्रीय जीडीपी पर सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 55% है, वहीं छत्तीसगढ़ के जीडीपी पर सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 35% है। इसको हम जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक जॉब क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में भी, नेचुरोपैथी के हब के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन के हब के रूप में भी, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब के रूप में भी हम छत्तीसगढ़ को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकाल में सत्य साई जो हमारा हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, देश का अनोखा हॉस्पिटल है जिसमें कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेशन छोटे बच्चों के वहां पर किए जाते हैं जिसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। रहने का, खाने का सब कुछ खर्च वहां पर फ्री में मिलता है। तो उसके कारण से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष महोदय,
इस सत्य साई हॉस्पिटल के द्वारा 40,000 से अधिक ऑपरेशन इन वर्षों में, पिछले दशक में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसी तारतम्य में नवा रायपुर में प्रयास करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल को भी यहां पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल स्थापित करना चाहते हैं, नई औद्योगिक नीति उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान करती है ताकि मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 44% वन संसाधन है। हमारे पास धुड़मा राज जैसा बस्तर का गांव है जिसे यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया है। कांगेर वैली नेशनल पार्क है हमारे बस्तर में, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसे चिन्हांकित किया है। इन सब जगहों पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारा 44% वन्य क्षेत्र, ऐसा जंगल जो देश में बहुत विरले मिलता है, उसके बाद भी नक्सलवाद के कारण, माओवाद के कारण हमारे पास टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया। हमारे रायगढ़ का आदमी, हमारे कोरबा का आदमी, हमारे राजनांदगांव का आदमी, कवर्धा का आदमी भी अगर दिल्ली बॉम्बे में खड़ा होता है तो लोग सोचते हैं कि ये भी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र से आया है। इसके कारण से हमारा टूरिज्म का सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। आज अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रयासों से जो माओवाद समाप्त हो रहा है, इससे हमारे पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं खुलेंगी और उसे चरितार्थ करने के लिए होम स्टे पॉलिसी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी से तैयार करके रखे हैं और बस्तर क्षेत्र में पर्यटन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी चीजें भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसमें बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी नीतियां पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली नीतियां हैं और उस दृष्टिकोण से वहां पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि चंपारण है। यहाँ पर डोंगरगढ़ जैसा क्षेत्र है जो जैनिज्म की दृष्टि से, बुद्धिज्म की दृष्टि से, हिंदुइज्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। आचार्य विद्यासागर जी ने भी अपने शरीर को, अपने प्राण को यहीं पर त्याग किया था। तो इस कारण से हमारे पास हर दृष्टिकोण से टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बहुत ज्यादा संभावना है। शक्तिपीठ है हमारे, उन सब पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन वाला हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं आपके माध्यम से आज कुछ फैक्ट्स यहां पर रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील से देश में जो सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज बना है, उस पर छत्तीसगढ़ का स्टील उपयोग किया गया है अध्यक्ष महोदय। रक्षा के क्षेत्र में INS विक्रांत में हमारे छत्तीसगढ़ का स्टील का उपयोग किया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया गया है अध्यक्ष महोदय। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिजली उत्पादन होता है उससे 1000 किलोमीटर से अधिक तक के क्षेत्र देश में रोशन होते हैं अध्यक्ष महोदय, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को पावर सेक्टर मजबूती प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्यूमिनियम से मंगलयान में भी यह प्रयोग हुआ है अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान में भी यह प्रयोग हुआ है और तेजस फाइटर जेट में भी हमारे छत्तीसगढ़ का एल्यूमिनियम प्रयोग हुआ है अध्यक्ष महोदय। इतने संपन्नता से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, एक रिक्वेस्ट आपसे बीच में मैं करना चाहूंगा कि अब नया हमारा विधानसभा भवन बना है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की भी सुविधा हो। मुझे लगता है कि आप नियम कानूनों में थोड़ा परिवर्तन करके, क्योंकि अध्यक्ष महोदय बोलने में क्लियर ही नहीं हो रहा है, वो दिखता तो अच्छे से लगता, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये थोड़े नियमों में संशोधन करके प्रेजेंटेशन की भी व्यवस्था यहाँ पर करें। फोटो और वीडियो के साथ उसको देखेंगे हम कोई भी चीज को तो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अध्यक्ष महोदय। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है अध्यक्ष महोदय। जिस अनुपात में आजादी के बाद 50 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना था, वो हमारे छत्तीसगढ़ इस मामले में उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक मैप में दिखाता आपको बिहार और बंगाल के रेल नेटवर्क का, और एक मैप में दिखाता हमारे छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क का।
तो साफ हो जाता है अध्यक्ष महोदय कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क को आजादी के बाद 50 सालों तक किस तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, कि हमारे राव घाट से जगदलपुर तक की रेलवे लाइन का काम उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, खरसिया से लेकर जयजयपुर होते हुए, शिवरी नारायण होते हुए, बलौदा बाजार होते हुए, मंदिर हसौद होते हुए, नवा रायपुर को पार करते हुए जो राजनांदगांव के परमल कसा तक का जो रेलवे लेन है, उसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक स्टेट है, जिसके कारण व्यापार व्यवसाय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे लैंडलॉक छत्तीसगढ़ को उन्होंने पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया है। अध्यक्ष महोदय, इससे भी हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में बड़ा ग्रोथ सेंटर हो। हमारा देश भारत गांवों का देश है, लेकिन गांवों का विकास भी तब तक नहीं किया जा सकता अध्यक्ष महोदय जब तक इकोनॉमी को रफ्तार न मिले। हम देखते हैं अध्यक्ष महोदय कि न्यूयॉर्क जैसे एक शहर की इकोनॉमी लगभग $2 ट्रिलियन की बैठती है। अध्यक्ष महोदय, भारत देश की पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। न्यूयॉर्क एक जो सिटी है उसकी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की बैठती है। अध्यक्ष महोदय, इकोनॉमिक हब का, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर का सैकड़ों सालों में वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया अध्यक्ष महोदय, उसको हमको मैच करते हुए तेजी से हमको आगे बढ़ना है। हम इसी तरह के ग्रोथ सेंटर की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो बिना हैदराबाद के तेलंगाना की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना बेंगलोर के कर्नाटका की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा छत्तीसगढ़ वर्षों नहीं दशकों तक इग्नोर रहा, पीड़ा में रहा। उस पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने और अटल जी ने समझा और नया छत्तीसगढ़ बनाया। जब हमको छत्तीसगढ़ नया मिला तो उसमें ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ हब नहीं था अध्यक्ष महोदय, जो इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट दे, जो इकोनॉमी में बड़े रेवेन्यू क्रिएट करके दे, जिससे हम दूरस्थ गांवों का, हमारे पिछड़े हुए भाइयों का हम कल्याण कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस सोच और इस विजन के साथ नया कैपिटल सिटी जो आपने बनाने का काम किया था, वो आज एक ग्रोथ सेंटर के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एआई डेटा सेंटर आया है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर आया है, यहाँ पर श्री रविशंकर जी ने यहाँ पर अपना सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। सत्य साई सेंटर को नया जीनोम रिसर्च सेंटर, हेल्थ स्किल सेंटर बनाने के लिए काम आगे बढ़ा है। सीधा उनका टाई अप टाटा मेमोरियल से अध्यक्ष महोदय, और हमारे छत्तीसगढ़ की बच्चियां यहाँ पर हेल्थ स्किल की ट्रेनिंग करके टाटा मेमोरियल में जाकर के जॉब कर सकेंगी। इस तरह कामों का आगे बढ़ाया गया अध्यक्ष महोदय। इस नवा रायपुर में जो स्टेडियम है अध्यक्ष महोदय, वो आज बीसीसीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट ने निर्णय करके उनके साथ टाई अप किया है। उसी कारण से अध्यक्ष महोदय अभी पिछले महीने इंडिया साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल मैच हो पाया। अगले महीने जनवरी में इंडिया न्यूजीलैंड का T20 का इंटरनेशनल मैच है अध्यक्ष महोदय। बीसीसीआई यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि रवि शास्त्री जी का यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी भी खुले, पुल्लेला गोपीचंद जी का यहाँ पर बैडमिंटन एकेडमी भी खुले, और फ्लेप्स का यहाँ पर स्विमिंग एकेडमी भी खुले। इस तरह के प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ग्रोथ हब के रूप में हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बट एक जब ग्रोथ हब की कल्पना हम करते हैं तो अध्यक्ष महोदय एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के साथ एक बड़े ग्रोथ हब की भी परिकल्पना को किया गया है। और पिछले मानसून सत्र में SCR स्टेट कैपिटल रीजन का एक्ट भी सम्माननीय विधानसभा ने पारित किया है। उसके लिए मैं विधानसभा को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, SCR की परिकल्पना में हमारे रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी क्षेत्रों को समावेशित करते हुए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जा रही है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नीति आयोग की भी मदद ली गई है अध्यक्ष महोदय। और इस विजन डॉक्यूमेंट को भी बनाने के लिए भारत सरकार के नीति आयोग ने भी हमारी मदद की है। इसके लिए भी इस सदन में उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जब स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में रायपुर और आसपास का क्षेत्र डेवलप होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को एक ग्रोथ इंजन प्राप्त होगा अध्यक्ष महोदय। और आने वाले समय में 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को सफल करने में हमको मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जब विकास की बात होती है तो इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए किसानों के लिए 3100 रुपया धान 21 क्विंटल में खरीदी करने का काम कर रही है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए धान खरीदी में राज्य का बजट
हमारी निवेश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों के लिए डीबीटी करते हुए 70 लाख माताओं के लिए महतारी वंदन योजना का संचालन हमारी सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जब हम समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति की बात करते हैं, समाज के हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामाजिक अधोसंरचना की बात करते हैं, तो जो कच्चे मकान है उसकी चिंता करना, उसको पक्का बनाना बहुत जरूरी था। और प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना अनुसार 5 सालों तक आवास निर्माण को पूरी तरह से पिछली सरकार ने रोक कर रखा था। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों के छत को छीनने का पाप किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहला दस्तखत किया था। अध्यक्ष महोदय, लगभग 24 लाख आवास बनेंगे तो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी छलांग होगी और 15% से कम कच्चे मकान रह जाएंगे। और उसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस एक तीसरा सर्वे भी कराया है। अध्यक्ष महोदय, ताकि भविष्य में उनकी चिंता भी की जा सके। इनलैंड लॉजिस्टिक एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा अध्यक्ष महोदय, जिस पर हम काम करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कृषि उन्नति की दृष्टि से भी हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। जो विशेष रूप से मैं एक फैक्ट का ही बस जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जब हमारे बस्तर की हम परिकल्पना करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमारे बस्तर में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, जिसको प्रिमिटिव प्रैक्टिस मानकर, जिसको पुरातन पंथी व्यवहार मान करके जिसको पहले इग्नोर किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के उपयोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जितना ज्यादा बढ़ावा दिया गया, आज अध्यक्ष महोदय पंजाब जैसे राज्य उसका परिणाम भुगत रहे हैं। हर गली में, हर 1-2 घर के गैप में कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ में भी जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ा, उसके कारण भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, और आज पूरी दुनिया समझ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर की संभावना, हमारे छत्तीसगढ़ की संभावना जहां परंपरागत रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसको हम सर्टिफाई कर लें, उसको हम बढ़ावा दे दें, तो कितनी बड़ी संभावना को हम साकार कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका एक उदाहरण स्वरूप एक फैक्ट बस मैं रखना चाहता हूं। सिक्किम को आज पूरे देश में ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के 7 जिलों में से एक जिला दंतेवाड़ा है और दंतेवाड़ा का 70% एग्रीकल्चरल एरिया को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कराने का काम किया जा रहा है। 70% केवल दंतेवाड़ा जिले का ऑर्गेनिक अगर हो जाता है अध्यक्ष महोदय, तो सिक्किम के पूरे एग्रीकल्चरल एरिया से केवल दंतेवाड़ा एक जिले का 70% एग्रीकल्चरल एरिया पूरे सिक्किम के एग्रीकल्चरल एरिया से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संभावना ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में है। इस दिशा में हमको प्रयास करने की, काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो वन धन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसकी संभावना को साकारित करने के लिए कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने अपने भाषण में विशेष रूप से जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, सिक्किम का व्यक्ति अध्यक्ष महोदय हमारे बस्तर में आकर के एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोसेसिंग का कंपनी चला रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के भी इंटरप्रेन्योर्स को, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी चाहिए कि हम इस तरह के इनिशिएटिव लें और इतनी बड़ी संभावना को साकार करें। इस दिशा में भी सरकार प्रमोट करने के लिए इस विजन डॉक्यूमेंट में प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, जो बेसिक इनेबलर्स की मैंने चर्चा की, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस का अलग से डिपार्टमेंट अपनी सरकार आने के बाद स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑटो म्यूटेशन को रजिस्ट्री के बाद सीधा नामांतरण हो जाए, इसकी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया, जिससे हजारों लाखों की संख्या में नामांतरण में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उनको चक्कर लगाने से, गलत प्रैक्टिसेस से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। अध्यक्ष महोदय, डीरेगुलेशन के लिए जन विश्वास बिल पिछले मानसून सत्र में भी लाया गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस सत्र में भी जन विश्वास बिल का दूसरा चरण लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अलग अलग प्रयासों से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को, छत्तीसगढ़ के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, छत्तीसगढ़ के सारे सामाजिक आर्थिक सूचकांकों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ, एक रोड मैप के साथ हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास कर रही है और करती रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से,
हमारे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मोड़ है वो माओवाद के, नक्सलवाद की समाप्ति का मोड़ है। अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के प्रयासों से जो बस्तर में माओवाद अपनी सांस गिन रहा है अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ का टर्निंग पॉइंट होगा। एक और हम एससीआर जैसी परिकल्पनाओं को साकारित करके इकोनॉमी के लिए बड़ी ग्रोथ इंजन भी स्थापित करेंगे, वहीं दूसरी ओर इससे क्रिएट होने वाले रेवेन्यू से हमारे बस्तर, सरगुजा और मैदानी छत्तीसगढ़ के दूर गांवों का भी विकास सुनिश्चित करेंगे। ये विकास इंक्लूसिव होगा अध्यक्ष महोदय, इसमें जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है उसकी भी भागीदारी होगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के रोड मैप के साथ, इस तरह के विजन के साथ हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में चर्चा हो रही है और विपक्ष यहां से नदारद है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की करतूतों को, इस तरह के कृत्यों को न छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ करेगी और कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के इस तरह के कुत्सित प्रयासों को देश की जनता भी बार बार सबक सिखा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये डूबती हुई एक नाव है अध्यक्ष महोदय कांग्रेस, और इस डूबती हुई नाव का डूबना तय है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए आज पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष लेकर के आगे बढ़ रही है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, हमारे प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ को एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय चंद्राकरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहूंगा। ओपन माइंड ओ माननीय मंत्री जी, ओपन माइंड कि पीठ थपथपाने? नहीं, ओपन माइंड कहा मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नियम कानून में संशोधन की मांग की माननीय मंत्री जी ने प्रेजेंटेशन के लिए। आप स्पष्ट करेंगे? हमारी चर्चा है, इसलिए मैं विधि विधायी प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह चर्चा किस मोशन में किस तरह से होगी